बंगाल चुनाव हत्या साजिश और एक गंदी राजनीति का बहुत बड़ा उदाहरण लग रहा है। अभी तक हालांकि बंगाल चुनाव में नए सीएम ने शपथ ग्रहण तो ले लिया है, पर अभी तक जो राजनीति चल रही है बंगाल चुनाव में, उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि अब जो राजनीति का स्तर है वो कहाँ तक जा रहा है। इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर लोकतंत्र और इंडियन पॉलिटिक्स अब क्या रह चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स में अभय कुमार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इंडियन पॉलिटिक्स को किस तरीके से अब आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हैं बंगाल चुनाव में, हालांकि उनके पीए की हत्या भी की जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या कहते हैं कि अभी डर्टी पॉलिटिक्स कहना सही होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो स्लोगन वाक्य था कि चाल, चेहरा और चरित्र, और जब से नरेंद्र मोदी की भाजपा आई है, जो गुजरात मॉडल के नाम पे आई है और मोदी सरकार के नाम पे आई है, थोड़ा इसका अन्वेषण आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब आप बात करते हैं और वर्तमान राजनीति, क्योंकि जो सत्ता में है उसी पे चर्चा करेंगे ना, और सत्ता में है और बहुमत में है, और आज 22 राज्यों में उनकी सरकार भी बन रही है। तो क्योंकि जिस तरह की राजनीति आज देश में है, उस राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी का उदय आज के 46 साल पहले भारतीय जनसंघ से लेकर के हुआ, उसने अपना स्लोगन वाक्य क्या दिया? चाल, चेहरा और चरित्र। आज इन तीनों शब्दों की अगर आप विवेचना करेंगे, और खासकर 2014 से जब से नई भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, यानी गुजरात मॉडल भाजपा, नरेंद्र मोदी मॉडल और अमित शाह मॉडल भाजपा, उस भाजपा में जिसकी मैं बात कर रहा था 1980 से जो शुरुआत हुई, कुछ तो अंतर था, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत बड़ा, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल तक पहुंची है, इसने पहली बात कि पूरी तरह से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर में भी जो चीज़ें नहीं हुई थी, क्योंकि वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 1936 में माथे पे तिलक और हाथों में त्रिशूल लिए लोग भगवादारी और कट्टर हिंदुत्व के समर्थक के रूप में वहाँ पे कुछ सन्यासी, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग जाकर के प्रचार कर रहे थे, तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी पश्चिम बंगाल के लोगों को नारा दिया था कि बंगाल के लोगों, तुम्हारी ये संस्कृति नहीं है। ये जो लोग माथे पे त्रिशूल, माथे पे तिलक और हाथों में त्रिशूल लेकर के यहाँ जो कट्टरता का प्रचार करने आए हैं, ये धर्म और मानवता के दुश्मन हैं, इनको यहाँ से मार के खदेड़ो। और उस बंगाल में, झाड़ग्राम में लोगों ने उनको भगाने का काम किया। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात की दुहाई देते थे कि इस बंगाल में हमारे लोगों को कोई सुनता नहीं, यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग सुनते। और उसी बंगाल में जब 42 का भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था, तो वहीं बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना करके फजलुल हक मुख्यमंत्री था और ये वित्त मंत्री, उप मंत्री के रूप में थे, तब इन्होंने आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने जुलाई के अंतिम सप्ताह में बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिख करके, इस सबूत के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप जाइएगा आर्काइव से सारी चीज़ें मिलेंगी, उस पर सबूत के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पे बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, ये उदंड कांग्रेसियों का आंदोलन है, इसको जितना जल्द हो इसको कुचल दिया जाए, और हमें और बंगाल के लोगों को कोई आज़ादी नहीं चाहिए, वायसराय महोदय, जो आज़ादी मिली वही पर्याप्त है। तो ये इनका एक चरित्र था। अब जो भाजपा आई है, आज मुख्यमंत्री की शपथ शुभेंदु अधिकारी, पहली बात को मुझे लगता है इनको भारतीय संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी संविधान में विश्वास करते थे, इसकी शपथ तो नहीं लेनी चाहिए।
क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से लगातार चुनाव के समय पूरी तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया, चुनाव आयोग क्या अंधा था क्या बहरा और गूंगा था क्या? एक भी कम्युनल स्पीचेस पे उनके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या क्या बोला था? अपने ही नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के उस स्लोगन को मना किया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, बंद करिए, अब उनका साथ जो दे हमारा उनका विकास होगा। और वो व्यक्ति आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल्स के शपथ ले रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या शुभेंदु अधिकारी हो पाएंगे वो? और वही शुभेंदु अधिकारी जो कैमरे पे पैसे लेते हुए पकड़ा गया था, तो प्रधानमंत्री जी के वीडियो चल रहे हैं, आज नैतिकता वहां चली गई। जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा था, जो खुलेआम दंगाई है, उसको लेकर के देश का प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है। तो ये पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है आज की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। और इतना ही नहीं, ये जो शुरुआत बंगाल से हुई है, बंगाल माफ कीजिएगा, बंगाल से हुई है, यहां से नहीं, बिहार में जो हुआ, एक व्यक्ति एक परिवार के, कुशवाहा परिवार के आधा दर्जन लोगों के मर्डर में शामिल है, वहां का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति का पिता को स्वयं कहता था कि नरेंद्र मोदी को खन के गाड़ दूंगा, वो सकनी चौधरी हुआ करते थे। जिस व्यक्ति की कोई डिग्री तक नहीं पता है, जो हाफी डेविड कहता है, जो इंग्लिश के 4 शब्द नहीं बोल पाता, ये बिहार की उस प्रबुद्ध जनता का अपमान नहीं तो क्या? देश को कौन से लोगों को आप थोपना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप बताइए। इसलिए कह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश की बात करिए तो कोई वहां पे मोहन यादव को जानता था क्या? या राजस्थान के शर्मा जी को जानता था क्या? या छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री को जानता था क्या? इनको पपेट चाहिए, और पपेट इसलिए चाहिए, मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि इनको जल जंगल जमीन बेचना है, अपने लोगों के लिए सौदा करना है। नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री ये भाषा का प्रयोग करता है कि एक पेड़ मां के नाम और अंडमान के जंगल अडानी के नाम, करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी तो बेवकूफ है, जो हर जगह वोट दे रही है। बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल रहा है, हर जगह तो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, कहीं भी एक सीट भी कम नहीं हो रहा है। देखिए, दो चीजें इसकी रात, जनता मैं मानता हूं कि 1-2 बार भ्रमित की जाती है। उसको 15 लाख का वादा, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा, 100 स्मार्ट सिटी, माँ गंगा ने बोला है तो गंगा विरल निवृत्त हो जाएंगे। तो गंगा, ये जो भावनात्मक इश्यूज थे ना, तो जनता ने बिल्कुल है, उस समय यूपीए की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, और नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया। क्या हुआ 15 लाख का? आज तो स्विस बैंक कहते हैं कि साहब 3 गुना के ज्यादा कालाधन भारत से आ चुका है। क्या हुआ माँ गंगा का? एनजीटी स्वयं कह रहा, वाराणसी के डीएम को, जहां से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, कहता है एक बोर्ड लगा दो ना, गंगा जल पीने योग्य ना आचमन योग्य। और क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी का? वो बनारस जिसको क्योटो बना रहे थे, 20 मिनट की बारिश में बेनिस हो जाता है, लोग चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब, वो जनता को ठगे, तभी वो जनता जो 3,84,000 से नरेंद्र मोदी जी को जिताती थी, वो जनता जिसके बीच में नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने कि अब की बार 400 पार, बनारस में उनको लोगों ने नारा दिया कि 10 लाख पार, वो मुश्किल से 1.5 लाख से पार हुए। तो ये जनता समझ चुकी है। अब दूसरी तरफ, अब जनता जब जागरूक हुई, तो आपने कहा कि जनता हर जगह दे रही वोट, जनता वोट नहीं दे रही है, वोट दे रहा है चुनाव आयोग, वोट करा रहा है चुनाव आयोग। क्या आप समझते हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जनता का रुख था? वो सीधे सीधे आज चुनाव आयोग जिस तरह से वोटों की चोरी करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पपेट बन करके ज्ञानेश कुमार काम कर रहा है। जिस तरह से उस व्यक्ति ने 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, और मैं तो इसमें न्यायालय के ऊपर भी आलोचना करने का अधिकार है। न्यायालय कैसे कह सकता है कि 27 लाख वोट अगली बार दे देंगे? अरे गजब चीज हो गई। उसी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में जब ऑल इंडिया बार काउंसिल का चुनाव होता है, और चुनाव के वोटिंग के दिन, एक दिन पहले कुछ अधिवक्ता जब वोट देने के लिए वोटर्स नहीं रहते हैं, तो सीधे जज महोदय कहते हैं ये तो आपका चुनाव है, आप सारे लोग वोटर हो गए, वहां वोट दे सकते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल के लिए। लेकिन यहाँ 27 लाख जनता को वोट के लिए कहा जा रहा है कि आप अगली बार करेंगे। बंगाल में जितने भी वोट काटे गए SIR के नाम पे, 90 लाख से ज्यादा काटे हो, ये जितने भी काटे हो, तो ये कहा गया है, बीजेपी का हर एक नेता ये कह रहा है कि वो वोटर इंडियन नहीं थे,
वो टीएमसी और ममता बनर्जी ने इलीगल तरीके से बांग्लादेशियों को वोटर बनाया था, जिसकी वजह से वो हर बार जो है चुनाव बंगाल में जीतती थी। अरे उसमें तो कांग्रेस का एक प्रत्याशी भी था, उसको भी काट दिया गया था और वो जीत करके विधायक बन गए पश्चिम बंगाल से। यही मैं कह रहा हूं, ये जो नैरेटिव बताया 98% लोगों का नाम, जब आप कह रहे हैं ना 1.25 करोड़ के आसपास नाम काटे गए थे, और कई बार जो वहां पे ट्रिब्यूनल में मामले गए उसके बाद 98% लोगों का नाम आया। 27 लाख लोगों का नाम इसलिए जोड़ा गया, रोका गया। देखिए उसके पीछे कहानी है, जो 4-4.25% का वोट का डिफरेंस है ना, वो 31 लाख वोट हैं। और उस 31 लाख वोट में मत जाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि 31 लाख वोट जो सारे मतलब या 27 लाख वोट सारे भाजपा को पड़ते। अरे मामला तो साहब मात्र 14-15 लाख वोट का है। ये 14-15 लाख वोट न मिलते तो भाजपा बहुमत के नजदीक भी न पहुंचती। ये 14-15 लाख वोट, जो 31 लाख वोटों का अंतर है जिससे तृणमूल और बीजेपी की हार हुई है, उसमें मात्र 13 से 14 लाख या 15 लाख वोटों का कमाल है। और इसी के लिए ज्ञानेश कुमार वहां गए थे, इसी के लिए अजयपाल शर्मा गए थे, इसी के लिए वहां का डीजीपी बदल दिया गया, इसी के लिए वहां पे बंगाल के मैक्सिमम जिलों के डीएम बदल दिए गए। तो पूरी तरह से आप 3 साल से आपका मणिपुर जल रहा है। ये शर्म नहीं लगता? जो प्रधानमंत्री महिला आरक्षण की बात करता है और नारी वंदन की बात करता है, वहां महिलाएं नंगी घुमाई गई। इनकी सरकार थी, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री था। तो इस पर सब लोग इस पर बीजेपी का बयान ये सुन लीजिए, इस पे बता रहा हूं बीजेपी का। पूछिएगा कि वहां पे आज भी 26,000 केंद्रीय पुलिस बल है और आप यहाँ पे 2,80,000 केंद्रीय पुलिस बल लेके जाते हैं। क्या बंगाल कोई दूसरा देश था क्या? वहां आप लूटने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की गई। और ऐसे समय में जो आपने कहा कि वो चुनाव जीतने, बिल्कुल वो चुनाव इसलिए जीतेंगे क्योंकि तंत्र भी उनका है और उस तंत्र के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का मंत्र भी चल रहा है, जैसा प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं। इस देश में एक चीज तय है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने जब पीपीटी शानदार दिया राहुल गांधी जी ने, जब कर्नाटका को दिखाया, क्योंकि हम तो जीते थे ना, दिखाया कि कैसे महादेवपुरा में वोट की चोरी हो गई, बताया कैसे हरियाणा का चुनाव लूटा गया, बताया कैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोट एकाएक जोड़ दिए गए 3 महीने में। सब लोग आंख को पट्टी बांधे। और वहां पे तो एक गांव में जहां पे शरद पवार जी के पार्टी का विधायक हुआ था एनसीपी का, वहां के गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ इतने वोट जा ही नहीं सकते बीजेपी को, हम अपने गांव के लोग हम वोट करके देखें कैसे जाता है। वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो ये चोरी नहीं है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र को लूटा नहीं जा रहा है। तो ऐसे समय अगर आप ये कहेंगे कि जनता मूर्ख नहीं, जनता मूर्ख नहीं है। जनता भावनात्मक मुद्दों को देखकर एक बार लालच में आ गई, लेकिन आज वो जनता बुरी तरह से प्रभावित है। और ये फिर कह रहा हूं कि अब इस जनता के सामने अगर इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र को, संविधान को, आपसी भाईचारे को बचाना होगा तो नेता के साथ जनता को भी सड़क पे एक नए जागरण खिलाना पड़ेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को बर्बाद करने जा रही है, इसको बेचने जा रही है। इसलिए नेता हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, इनके लोग, इनके दिन पूरे हो रहे हैं और ये जाने वाले हैं और ये जाएंगे तो इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ राहुल गांधी जी ने कहा है कि बिल्कुल मुकम्मल कार्रवाई होगी, चाहे भ्रष्टाचार का मामला था और चाहे जितने मामले इन्होंने अनैतिकता के किए हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दफन करने का काम किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आपसे रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, अभी आपने कहा कि जनता पहले भावनात्मक होकर गलती कर दी थी। बंगाल चुनाव अभी की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे बीजेपी जीतती है, वहां पर एक इलाका है जहां पे काली मंदिर खुल जाता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं और 28 साल बाद कहा जाता है कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद ममता बनर्जी वो मंदिर नहीं खोल रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता अभी भी मंदिर और मस्जिद के ही तौर पर जो है भाजपा को वोट दे रही है हर जगह। देखिए, अगर अब आप ममता बनर्जी के उस रिजिम की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं भी पीछे ले चलता हूं आपको, क्योंकि ममता बनर्जी जी के कार्यकाल में आरएसएस का बीजारोपण हुआ। 1996 में ममता बनर्जी जी कांग्रेस के एक बड़ी नेता थे, कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया था। कांग्रेस को तोड़ करके जब तृणमूल बनाया तब वो सीपीएम से लड़ रही थी। यार वो कम से कम, वो कम्युनिस्ट के लोग तो कम से कम वैचारिकी वाले थे, वो भद्र लोग थे। 96 में ममता बनर्जी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में रेल मिनिस्टर बनी, केंद्रीय मंत्री बनी 2 बार। तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के नेता, तमाम ऐसे नेता हैं जो इनको दुर्गा जी की उपाधि दे रहे थे। आरएसएस की जो मैगजीन आती है उसमें इनको दुर्गा की उपाधि दी गई।
तो बीजारोपण जब उस समय भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तब तो काली मां का मंदिर खुलवाने के लिए कभी संघर्ष नहीं होता था। 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जब इनके साथ खड़ी होती थी, यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भाजपा और आरएसएस साथ खड़ी होती थी, क्योंकि वहां पर सरकार में आ चुकी थी। 2011 में भाजपा लड़ती है तो 0 सीट पाती है। उसके बाद 2016 में लड़ती है तो भाजपा 3 सीट पाती है। 2011 में भाजपा लड़ती है, 21 में लड़ती है तो 77 सीट पाती है। और इसके बीच में ये नूरा कुश्ती कौन करा रहा था? जब अडानी का मामला आता है तो इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सदन से बाहर चले जाते हैं। उसका मामला कौन उठा रहा था? राहुल गांधी उठा रहे हैं। जब धनखड़ का मामला आता है तो बाहर निकल करके इनडायरेक्टली धनखड़ का सपोर्ट करते हैं उपराष्ट्रपति का। जब एसआईआर का मामला आता है तो पता चला कि इनके लोग राहुल गांधी जो उस वोट चोरी की बात कर रहे थे उसके साथ खड़े नहीं, बल्कि कहते थे साहब हमारे यहाँ कैसे हो सकता, हम लोग तो बहुत मजबूत है। वो मजबूती कहाँ गई? तो इसलिए जो आपने कहा कि काली मंदिर की प्रकरण की बात हो, ऐसी सारी चीजों की बात हो, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी जो आज की भाजपा है, उस भाजपा का उदय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की गलत नीतियों की भी वजह से हुआ, कुनीतियों की वजह से हुआ। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की घटना हो, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे कटमनी का मामला हो, चाहे खनन माफिया का मामला हो, पूरी तरह से एक अराजक माहौल वो भी था। अगर एक तरफ चुनाव आयोग उनके केंद्र सरकार की जो हमने बताया कि जिस तरह से दमन की कार्रवाई वो थी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कार्यकाल की ये भी कमी है, इसलिए हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कह के आप बात खत्म करूंगा कि बंगाल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल हैं। उनको भाजपा ने धर्म के नाम पे ठगा, क्योंकि इनके पास यही चीज आती। भारतीय जनता पार्टी जहां दंगे ना हो, जहां कम्युनल राइट्स ना हो, आप इनके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि इनकी सीटें नहीं बढ़ती, ये चुनाव नहीं जीतते। और आज मैं बंगाल के लोगों से जरूर कहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती तो कर दी। उसी शुभेंदु अधिकारी को, जिसको पैसा लेते हुए पकड़े जाने पे आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे, आप कल कितने दूर तक बेचे जाओगे, ये शायद आप उसको बचा सको, तभी आपकी उपलब्धि होगी, वरना बंगाल लुटने से बच नहीं पाएगा। और बंगाल की जो संस्कृति थी, जो माँ माटी मानुष की संस्कृति थी, मुझे लगता है कि उस जगह हर जगह अडानी 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 का ठप्पा लगने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव सिंह थे, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं फिर से मंदिर और मस्जिद की राजनीति का जो ट्रम्प कार्ड भाजपा हर जगह खेलती है, वहीं बंगाल में भी खेलती है। और कहीं ना कहीं अब जनता फिर से जो है बंगाल की बेवकूफ़ी कर चुकी है। अब ये देखना होगा कि बंगाल का ये उदय हुआ है, जहाँ तक भाजपा का कहना है कि बंगाल का ये एक नया उदय है, पर संजीव सिंह का ये बड़ा बयान है कि बंगाल का विनाश अब शुरू हो चुका है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।